आज का टॉपिक है राजस्थान में सामंत व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में सामंतों की श्रेणी व अलग अलग राज्यों में सामंतों के विषय में डिस्कस कर चुके। आज हम जैसलमेर के सामंतों के बारे में जानेंगे। जैसलमेर के सामंत जैसलमेर राज्य के राजनीतिक जीवन में सामंतवादी व्यवस्था का विशिष्ट स्थान रहा है। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व यहाँ भाटियों का अधिकार था और राज्य की स्थापना के उपरांत भी वहाँ भाटियों का प्रभाव बना रहा। सुरक्षा के लिए बनाए दुर्गों की व्यवस्था इन भाटी सरदारों को ही सौंपी गई थी और ये सरदार रावल को सैनिक सहायता देने को सदैव तैयार रहते थे। जैसलमेर में सामंत पद्धति का विकास अलग ही तरीके से हुआ। रावल हर्राज के शासनकाल में डाबी व जीवनी, बाईं और दाईं, इसका मतलब होता है दो प्रकार के मिसलों का मतलब होता है जागीर, का निर्माण हुआ था। बरसी भाटिया तथा खींचा भाटियों को दरबार में जीवनी मिसल का दर्जा दिया गया और नागौर के राठौड़ व कोटड़ा के राठौड़ों को डाबी मिसल में रखा गया। ये उमराव कहलाते थे। सोढ़ा और खाबड़िया भाटिया तथा सिहड़ भाटिया राज्य के स्तंभ कहलाते थे। संबंधी सरदार राजवी कहलाते तथा दूर के संबंधी रावलोत कहलाते। राजस्थान के अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी बड़े सरदारों को ताजमी प्रदान की गई। ताजमी भी इके बड़ी इकहरा सम्मान व दो बड़ी दोहरा सम्मान दो प्रकार की थी। जैसलमेर के सामंतों से रावल राजा कोई रेख नहीं लेता था। राजकीय सेवा से नियुक्त सामंतों को वेतन दिया जाता था। यहाँ कमर बंधाई उत्तराधिकार शुल्क भी नहीं लिया जाता था। इसके विपरीत रावल की तरफ से सामंत के उत्तराधिकारी को सिरोपाव भेजा जाता था। सिरोपाव में एक ऊंट व 5 रुपये होते थे। जहाँ रावल जागीरदार के मातम पुरसी दुख व्यक्त करने के लिए जाता था। यदि मृत सामंत राजवी होता तो उसका उत्तराधिकारी रावल को एक घोड़ा, एक ऊंट, एक थान, एक मोहर व 5 रुपये देता था और यदि रावलोत सामंत होता तो उसका उत्तराधिकारी केवल एक थान व 5 रुपये ही देता था। जैसलमेर के सामंतों से सैनिक सेवा ली जाती थी। सैनिक शस्त्र खुद ले आते थे तथा उनके खाने की व्यवस्था रावल करता था। राशन के साथ सैनिकों को अफीम भी दिया जाता था। सामंतों के अधिकार सीमित थे। उनके क्षेत्र में कुआं खुदवाने की भी उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। इसी प्रकार नई फसल उपजाने की भी आज्ञा लेनी पड़ती थी। रावल के राज्याभिषेक के समय सामंत एक घोड़ा नजर करता था। अतः ये तो स्पष्ट है कि जैसलमेर के सामंतों पर भी कुछ प्रतिबंध अवश्य रहे थे, परंतु सामंत अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान होते थे। सामंत रावल को अपना स्वामी समझते थे। परंतु मुगलों के प्रभाव में आ जाने के पश्चात तो जैसलमेर के सामंतों में भी असहयोग की भावना देखने को मिलती है। उनमें भी विद्रोह प्रवृत्ति प्रबल हो गई और अंग्रेजों के साथ संधि करने के पश्चात तो सामंतों में सेवक की भावना उत्पन्न की जा सकी। इस प्रकार जैसलमेर की सामंती व्यवस्था अन्य राजपूत रियासतों से भिन्न होते हुए भी परवर्ती काल में उसमें अन्य राजपूत रियासतों की सामंती व्यवस्था के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। सामंतों की अन्य श्रेणियां देखें तो सामंतों की उपयुक्त श्रेणियों के अतिरिक्त राजस्थान में भूमिया और ग्रासिया भी सामंतों की श्रेणी में गिने जाते थे। राजस्थान की सामंती व्यवस्था में इनका स्थान भी महत्वपूर्ण था। भूमिया वे सामंत होते थे जिनके पूर्वजों ने सीमांत की सुरक्षा अथवा गांव की अथवा राज्य की सुरक्षा व विशिष्ट सेवा हेतु अपने प्राणों का बलिदान किया हो। राजा उनकी इस विशिष्ट सैनिक सेवा करने के उपलक्ष्य में ही पट्टा व सनद देते थे और इसमें भूमिया उस भूमि की उपज का उपभोग कर सकते थे। भूमियों को जो भूमि जागीर में दी जाती थी वह बेदखल नहीं की जाती थी। रेख के नाम पर उन्हें नाम मात्र की धनराशि देनी पड़ती थी। उन पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं होता था।
उनकी भी दो श्रेणियां होती थी। प्रथम मोटे दर्जे के भूमियां और सेकंड में आते हैं छोटे दर्जे के भूमियां। ओगना, पानखा, जवास आदि जागीरदार भूमियां वर्ग के होते थे। छोटे भूमियों को लगान से मुक्त भूमि दी जाती थी। उनका काम था एक परगने से दूसरे परगने में डाक पहुंचाना, राज्य के उत्तराधिकारियों के दौरे की व्यवस्था करना, खजाने की हिफाजत करना उन्हें काम सौंपा जाता था। मारवाड़ में भी भूमियां थे। मारवाड़ के भूमिया सरदार वे थे जो मारवाड़ में राठौड़ों द्वारा राज्य स्थापित करने से पूर्व ही वहां रहते थे। सांचौर जिले के चौहान और मालानी के ठाकुर अधिकतर भूमिया सरदार ही थे। इन्हें फौजबल व खिचड़ी लाग के रूप में राजा के खजाने में कुछ धन जमा कराना पड़ता था। कहीं कहीं उन्हें हुकूमत लाग भी देनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें राजा के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता था। इनकी भूमि केवल राजद्रोही सिद्ध हो जाने पर ही जब्त की जा सकती थी। भूमिया की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकार को नया पट्टा लेना आवश्यक नहीं होता था। हुक्मनामा शुल्क से भी वे मुक्त थे। भूमिया की जागीर उसके सब पुत्रों में समान रूप से बांटी जाती थी। इस प्रकार कालांतर में भूमियों के पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े रह गए और उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होते थे और इसी कारण उन्हें इस प्रकार की रियायतें दी जाती थी। इसी प्रकार का जागीर जयपुर राज्य में भी विद्यमान था। कर्नल ब्रुक ने अपनी पुस्तक जयपुर राज्य का इतिहास 1868 में राज्य के जागीरदारों का वर्गीकरण करते लिखा है कि दूसरे वर्ग के जागीरदार वे थे जिनके पास स्वायत्त भूमि संपत्ति होती थी। ये वे जागीरदार थे जिनकी जागीर उनके पूर्वजों द्वारा जीती गई थी या उनके वंश पूर्वजों का इस भूमि पर जयपुर राज्य के निर्माण से पूर्व ही स्वामित्व था। कहने का तात्पर्य यह था कि ये जागीरें उन्हें जयपुर राज्य की ओर से नहीं दी गई थी। खेतड़ी, उनियारा, सीकर आदि के जागीरदार इसी श्रेणी के सामंत थे। ये जागीरदार एक निश्चित धनराशि जयपुर के खजाने में जमा कराते थे। मेवाड़ में भी भूमिया सामंत प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट आता है ग्रासिया सामंत। ग्रासिया वे जागीरदार थे जो सैनिक सेवा के बदले शासक से भूमि की उपज का ग्रास प्राप्त करते थे। यह भूमि का टुकड़ा ग्रास राजा द्वारा पट्टा व सनद के माध्यम से दिया जाता था। यदि इस पट्टे के उपभोक्ता सेवा से हटा दिए जाते या सनद या वे अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की शिथिलता दिखाते तो वे राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते तो उनसे पट्टा छीन लिया जाता था। यदि ग्रासिया जागीरदार अपनी जब्त जमीन को पुनः प्राप्त करना चाहता तो उसे शासक को नजराना देना पड़ता था। टोड ने मेवाड़ में भी ग्रासिया सामंतों का होना बताया है। सामंती व्यवस्था का विश्लेषण से स्पष्ट है कि रजवाड़ों की शासन व्यवस्था में सामंतों का बड़ा योगदान रहा है। राजा का मूल कर्तव्य राज्य की रक्षा और सामंत उस सुरक्षा कार्य में उसका सहयोग करते थे। सामंती व्यवस्था राज्य के विकास में बाधक भी थी, परंतु मध्यकालीन व्यवस्था में इस व्यवस्था का होना आवश्यक था और यह प्रशासन के क्षेत्र में वरदान स्वरूप सिद्ध हुई। राजस्थान की सामंती व्यवस्था एक आपसी साझेदारी की व्यवस्था थी और उसका स्वरूप एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं से युक्त था। सामंती प्रथा से लाभ। सामंती प्रथा का प्रचलन इस विश्वास के साथ किया गया था कि नरेशों को अपने राज्यों की सुरक्षा सहायता मिलेगी तथा प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा और उसमें उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। सामंत प्रथा के सफल रहने पर ही राजपूत नरेश अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे। राजधानी से दूरस्थ प्रदेशों की सुरक्षा का भी दायित्व नरेशों को सामंतों के सहयोग से करना होता था और उनकी सुरक्षा करने में सक्षम सामंतों की वजह से उन्हें चिंता नहीं रहती थी उनकी सुरक्षा की। इनके लाभ अगर देखें तो पहला आता है राज्यों की सुरक्षा में सहायक। मध्यकाल में जब राजस्थान के विभिन्न भागों में विभिन्न वंश के राजाओं ने अपने राज्यों की स्थापना की थी, उस समय उनमें बहुधा संघर्ष होते रहते थे। एक राजा दूसरे राजा को समाप्त करने और अपने राज्य को विस्तृत करने में लगे हुए थे। उस संघर्ष व असुरक्षा के काल में सामंत अपने राजा के राज्य के वफादार प्रहरी सिद्ध हुए। नरेशों का विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंत ही था।
जिस प्रकार एक राजा का प्रधान कार्य अपने राज्य की सुरक्षा करना था, उसी प्रकार सामंतों का भी प्रमुख कर्तव्य स्वामी नरेशों के राज्य की सुरक्षा में सहयोग करना रहा। वक्त पड़ने पर सामंत अपने सैनिकों सहित प्राण देकर भी राज्य की रक्षा करते थे। सामंत व्यवस्था शासकों को शक्ति संपन्न बनाने में सहायक सिद्ध हुई। दूसरा, राजस्व की वसूली में सहायक। राजस्थान में नरेशों की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, अतः उस भूमि कर की वसूली में भी सामंती व्यवस्था सहायक सिद्ध हुई। सामंत अपनी जागीरों के क्षेत्र का राजस्व वसूल करते थे और उसमें से निर्धारित रकम वे राजा के कोष में जमा कर देते थे। इस सामंती व्यवस्था के माध्यम से विशाल राज्यों के नरेश भी बिना किसी कठिनाई के अपने राज्यों का राजस्व उसी प्रकार वसूल कर लिया करते थे जिस प्रकार कंपनी सरकार भारत में जमींदारों के सहयोग से वसूल करती थी। नेक्स्ट लाभ है आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी। मध्यकाल के पूर्वार्ध तक तो राजपूत नरेश निरंतर युद्धों में उलझे रहे। प्रथम उन्हें अपने अस्तित्व के लिए और पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने पड़ते थे। इसके उपरांत जब मुसलमान भारत आए, उन्होंने आक्रमण किए तो राजपूतों को अपने धर्म व राज्य की रक्षा हेतु मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी युद्ध करने पड़े। मुसलमान भारत के सुल्तान बन बैठे तो राजस्थान के राजपूत नरेशों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के निमित्त निरंतर युद्ध किए और इस प्रकार के युद्ध मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल तक चलते रहे। इन दीर्घकालीन अनिश्चित युद्धों में राजपूत नरेशों को अपार जनधन का हानि उठाना पड़ा। इस काल में आज की भांति जनता का नाना प्रकार कर लगाने से धन वसूल नहीं किया जा सकता था, अतः सीमित आय के साधनों के साथ निरंतर युद्ध करते रहना राजाओं की आर्थिक अवस्था दयनीय होती चली गई। इस आर्थिक दयनीयता के निवारण हेतु नरेश अपने सामंतों से धन लेने लगे। वे अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामंतों पर नाना प्रकार के लाग बाग लगाते रहते थे और उनसे धन वसूल करते रहते थे। निस्संदेह राजा द्वारा सामंतों से इस प्रकार का धन वसूल करना उनके संबंधों से तनाव उत्पन्न करने का कारण बन गया, परंतु नरेशों की आर्थिक कठिनाइयां तो सामंतों के सहयोगों से ही दूर होती थी। नेक्स्ट है राजपूतों में एकता बनाए रखने में सहायक। सामंत बहुधा राजा के कुल व वंश के ही होते थे। उनके अलावा राजा के दूर के संबंधी भी सामंत बनाए जाते थे, अतः सामंतों के साथ राजा एक बड़े परिवार के अध्यक्ष के तुल्य होता था। सामंत व राजा के बीच संबंध दास व स्वामी के न होकर भाईचारे के होते थे। परिणामतः राजा व सामंत बंधुत्व का जीवन व्यतीत करते रहे। उसमें समानता की भावना का उद्भव नहीं हुआ था, परिणामतः एकता बनी रही। एक परिवार के सदस्यों की भांति सम्मान का जीवन व्यतीत करते थे। राजस्थान की सामंत व्यवस्था यहाँ के राजपूतों में एकता सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए एक अनुपम कड़ी सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट लाभ आता है जीवन यापन का साधन। प्राचीन काल में जीवन यापन के साधनों के रूप में भी सामंत व्यवस्था महान सहायक सिद्ध हुई। जैसा कि इसमें पूर्व बताया जा चुका है कि एक राजपूत राजा की अनेक पत्नियां होती थी, उनके अनेक पुत्र उत्पन्न होते थे। गद्दी केवल एक ज्येष्ठ को मिलती थी। ऐसी स्थिति में यदि राजा अपने अनुज भ्राताओं को जागीर प्रदान नहीं करता था तो वे अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते। इसके अलावा राजपूतों का प्रमुख व्यवसाय ही धर्म देश की रक्षा हेतु युद्ध करना था। मध्यकाल तक सैनिकों को नकद वेतन देना परंपरा नहीं थी, न के बराबर थी, अतः राजा अपने राजपूत भाइयों को जागीर दिया करते थे और उनसे युद्ध सेवा लेते थे। अतः सामंत व्यवस्था ने राजपूतों को उनके योग्य ही जीविका उपार्जन करने का साधन भी उपलब्ध कराया। नेक्स्ट लाभ है राज दरबार के गौरव के साधन। राजपूत नरेशों का गौरव भी इन सामंतों के सहारे ही सुरक्षित था। राज दरबार के गौरव को बढ़ाने का प्रयास तो प्राचीन काल से ही चला आया है। गौरव का प्रदर्शन करने हेतु राजा समय समय पर दरबारों का आयोजन करते थे। राज दरबार के सामंत प्रस्तुत होकर अपने स्वामी नरेश पर नजर करने प्रति उचित आदर का प्रदर्शन करते थे। इसी प्रकार सामंत भी अपने नरेश से दरबार में यथोचित आदर पाकर अपने को कृतज्ञ मानते थे। नेक्स्ट लाभ है नरेशों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश। राजतंत्र प्रणाली स्वेच्छाचारी शासन है। देवी सिद्धांत में विश्वास रखने वाले राजपूत नरेश निरंकुशता ही शासन करना पसंद करते, परंतु राज्य के सामंत राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाए हुए थे। राज्य के महत्वपूर्ण सामंतों से राजा को राज्य के प्रशासनिक कार्यों में मंत्रणा करते थे। राज्य के महत्वपूर्ण सामंतों से राजा को राज्य के प्रशासनिक कार्यों में मंत्रणा लेनी पड़ती थी।
कई ताज़ीमी सरदार राज्य के प्रशासन में उच्च पदाधिकारी भी होते थे। उच्च पदों पर आसीन सामंत राजा को मनमानी नहीं करने देते थे। सलाहकार के रूप में ये सामंत केवल प्रशासनिक कार्यों में ही राजा पर नियंत्रण नहीं रखते थे, वरन उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी अंकुश रखते थे। उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी सामंतों का बड़ा महत्व होता था। सामंत इतने शक्तिशाली होते थे कि राजा के प्रशासन संबंधी निर्णय भी बदल सकते थे। सामंती व्यवस्था की हानियां देखें तो पहली है राजा का सामंतों पर आश्रित रहना। अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, पर उसे अपने सामंतों के आश्रित रहना पड़ता था। राज्य की सुरक्षा सामंतों की सैनिक सहायता पर अवलंबित थी। राजा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने में भी अपने सामंतों की अनुमति लेनी पड़ती थी। कई बार सामंतों ने राजा द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को मानने से इनकार कर दिया। राजा की आर्थिक दशा भी सामंतों के सहयोग पर ही निर्भर करती थी। ऐसी परिस्थिति में सामंतों के असहयोग पर राजा को शासन चलाना दुर्लभ हो जाता था। मुगल काल में तो सामंत खुले रूप से अपने स्वामी नरेश के विरुद्ध बगावत कर मुगल दरबार में आश्रय लेने लगे थे। सेकंड हानि है अहंकारी एवं स्वाभिमानी सामंत राजा के मार्ग में बाधक। राजपूत सामंत प्रकृति में से स्वाभिमानी होते थे। कभी कभी आवश्यकता से अधिक स्वाभिमान बन जाते थे तो राजा का विरोध कर बैठते थे। स्वाभिमानी के साथ ही यदि किसी सामंत में अहंकार भी उत्पन्न हो जाए वो राजा का शत्रु ही बन जाता था। सामंतों का अभिमान इस बात पर होता था कि राजा ने उन्हें जागीर देकर कृतज्ञ नहीं किया है। जागीर मिलना उनका पैतृक अधिकार है। इसी भावना से वे अपने स्वामी नरेश को स्वामी न समझकर भाई के समान ही समझते थे। इसी से उनमें स्वाभिमान तथा अहंकार होता था और अनुशासन में रहते हुए राजा की नीति का विरोध करते थे। थर्ड देखिए तो भूमि का बंटवारा। सामंत व्यवस्था जागीरदारों का ही दूसरा स्वरूप था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा अपनी भूमि के सामंतों और सामंत अपनी भूमि को अपने पुत्रों में भात्रों में विभक्त करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती चली गई। इससे पूर्व की भूमि की उर्वरता नष्ट हुई। जागीर सामंतों के जीविका उपार्जन का साधन ही भी पर्याप्त रूप से नहीं रही। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि के टुकड़े होते चले गए और सामंतों की आर्थिक अवस्था दिनों दिन दयनीय होती रही चली गई। फोर्थ हानि है राज्यों का विकास अवरुद्ध होना। प्रथम तो राजस्थान के नरेशी परंपरावादी व विकसित विचारों के होते थे। अपने प्रजाजनों को वे अधिक शिक्षित बनाना पसंद नहीं करते थे और सामंत इस दिशा में राजाओं से भी बढ़कर होते थे। वे अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते थे। अपनी जागीरों के लोगों को बाहरी प्रभाव से हमेशा बचाने की दृष्टि से यातायात के साधनों को भी विकसित नहीं होने दिया। इसके अलावा वे अपने लोगों को अपनी भूमि बेचकर अन्यत्र नहीं जाने देते थे। इसका परिणाम यह होता था कि जागीर के लोग कूप मंडूक बने रहे। वे शिक्षा के अभाव में सामाजिक राजनीतिक विचारों से भी पिछड़ गए। परिणाम ये रहा कि जागीरों के अविकसित रहने पर राज्य की अविकसित ही रहा। पांचवी हानि सामंत व्यवस्था असमानता की पोषक। राजस्थान के विभिन्न राज्यों की सामंत व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राज्य में सामंतों का वर्गीकरण था। कुछ सामंत ताजमी होते थे, कुछ आदर के भी पात्र नहीं होते थे। सामंतों को अपनी श्रेणी के अनुसार ही दरबार में बैठना पड़ता था और राजा से उसी अनुपात में वे आदर पाते थे। यही दशा सामंतों की समाज व प्रशासन में होती थी। परिणामतः सामंतों में ही सामंतों के स्थान पर असमानता पनपती थी। सिक्स्थ लास्ट हानि सामंतों का जीवन विलासी एवं निष्क्रिय होना। जन्म की दृष्टि से तो सामंत अपने को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी घोषित कर वंश की उच्चता प्रदर्शित करते थे, परंतु अपनी झूठी आन बान के प्रदर्शन हेतु सुरा सुंदरी में के दास बने हुए थे। अपने स्वामी राजा की भांति ही वे अनेक शादियां करते थे और अनेक रखेले रखते थे। महलों और सुरापान के साथ साथ सदैव नृत्य संगीत की झनकार सुनाई पड़ती थी। जागीरदारों का प्रशासन की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता था। जागीर की सारी व्यवस्था वे अपने कामदारों पर छोड़ देते थे। इस प्रकार उनका सारा जीवन विलासिता में व्यतीत होता था। राज्यों के मुगल संरक्षण में चले जाने के उपरांत युद्ध व संघर्ष का भी वातावरण नहीं रहा। इस प्रकार उनका जीवन एक प्रकार से निर्जीव हो चला था।